गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। उनका पहला पाठ समाप्त हो चुका है और अब उनको जो है इतिहास से ही पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है और पाठ 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और आज अब हम ये देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यानी कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा भारत देश जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम था। वैसे भारत पर कई लोगों ने शासन किया, जैसे भारत में यूनानी आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए और अंत में अंग्रेज़ों ने जो है भारत पर कब्जा किया। और इसके पहले जो है भारत में मुसलमानों का शासन था, मुग़लों का शासन था और अंत में जो है भारत पर अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के वृद्धि में औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी। बच्चों, आप लोग जानते हैं, जैसा आपको हमने कक्षा 9 में भी पढ़ाया था, कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को जीत लेता है तो हारा हुआ राष्ट्र जीते हुए राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। जैसे इंग्लैंड ने भारत पर अधिकार कर लिया तो भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश देश हो गया। तो उपनिवेश के विरोध में, उपनिवेशवाद के विरोध में धीरे धीरे लोग जो है इकट्ठा होने लगे, एकत्रित होने लगे, और जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, यानी कि जिन देशों ने उपनिवेश को स्थापित किया था, उन देशों के खिलाफ एकजुट होने लगे, एक जैसी भावना पनपने लगी, एक जैसे विचार उठने लगे, जिसके कारण जो है धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन्हीं समूहों को एक आंदोलन के अंतर्गत एकजुट करने की कोशिश की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन लोगों ने, जो लोग उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट हुए और सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, आप लोगों ने बताए थे 9th में ही कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ और दुनिया में एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। करों में बढ़ोतरी हुई, अनाज की बढ़ती कीमतें, अधिक किराया आदि से आम लोग परेशान होने लगे। सेना में लोगों को बलपूर्वक भर्ती किया जा रहा था, यानी कि चाहे किसी भी व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो, उन्हें जबरदस्ती सेना में जबरन अंग्रेज भर्ती कर लेते थे। जिसके कारण लोगों में व्यापक क्रोध था। युद्ध के बाद भारतीय उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए
लोग बेरोजगार हो गए, भोजन की कमी तथा इन्फ्लुएंजा महामारी आदि का सामना करना पड़ा। हर जगह लोग अंग्रेजों के विरुद्ध थे। उसी समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए। और इसके पहले बच्चों आप लोग जानते थे कि महात्मा गांधी जी जो है एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उन दिनों जो है अंग्रेज बड़ा भेदभाव करते थे, तो काले और गोरों के बीच में ऐसी स्थिति में जो है महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जनवरी 1915 में वे भारत आए और जब भारत आए तो यहाँ के लोगों को एकत्रित किया, अपनी विचारधारा से अवगत कराया। अब हम देखते हैं बच्चों सत्याग्रह और इसके अमल का विचार। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे। महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो है उन्होंने नेतृत्व किया और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को जो है झुकना पड़ा महात्मा गांधी जी के आगे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को झुका करके ये सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज ज़्यादा दिनों तक अब वे राज नहीं कर सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका में मिली सफलता से वे बहुत उत्साहित थे और वे भारत जब 1915 में आए तो लोगों को इकट्ठा किया और वे आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से उन्होंने ये बात सभी लोगों को बताई कि अहिंसा के द्वारा जो है अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, युद्ध के द्वारा नहीं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीका अपनाया और 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों की दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किया था जो फसल के असफलता के कारण भोजन की कमी से पीड़ित थे और सलाह दी कि जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए तब तक वह राजस्व का भुगतान न करें। वर्ष 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए। तो इस प्रकार से बच्चों महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया और जिसके परिणाम स्वरूप हर जगह उनको सफलता मिलती गई। इसके बाद रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 1919 में रॉलेट अधिनियम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया
रॉलेट एक्ट ने राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार को अत्यधिक शक्ति प्रदान की थी। इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध थे। अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन रूप में निर्धारित किया। इस दिन सभी लोगों ने व्रत रखा, हड़तालें की। गांधी जी ने पहला देशव्यापी आंदोलन था। इसने असहयोग आंदोलन की नींव को चिन्हित किया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलाबारी की। इस घटना से उत्साहित लोगों ने बैंक, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। जलियांवाला बाग नरसंहार, और उसी समय जलियांवाला बाग यानी कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग के मैदान में लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में यहाँ पर आए थे, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में। हेलो, हाँ पढ़ाओ तो 10 मिनट बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग के मैदान में लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग सरकार के दमनकारी उपायों के विरुद्ध यहाँ आए थे, जबकि कुछ लोग बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए आए थे। यह मैदान शहर से दूर था, इसलिए वहाँ लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं पता थी कि मार्शल लॉ लागू हो गया है। उस मैदान में बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। केवल एक ही द्वार था जहाँ से व्यक्ति आ जा सकते थे। सभी लोग सभा में इकट्ठे हुए थे और उसी समय जनरल डायर अपने साथियों के साथ आकर के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैलने के कारण लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, हड़तालें होने लगी। लोगों ने सरकारी भवनों पर हमला किया, अंग्रेजों का डटकर सामना किया। सरकार सत्याग्रहियों को भयभीत करना चाहती थी, इसलिए उसने सत्याग्रहियों को जमीन पर अपनी नाक रगड़ने, सड़क पर घिसटकर चलने और सभी साहिब को सलाम करने के लिए मजबूर किया। लोगों को पीटा, गांवों पर बमबारी हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। महात्मा गांधी ने अत्यधिक हिंसा फैलाने के कारण इस आंदोलन को जो है बंद कर दिया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी ने महसूस किया कि भारत में और अत्यधिक व्यापक आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका विचार था कि हिंदू और मुसलमानों को जब तक एक साथ नहीं किया जा सकता तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। अतः महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है हार गया था और इंग्लैंड जीत गया था। तो इंग्लैंड जो है तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने जो है मुसलमानों और हिंदुओं को एक मंच मल्लाने का प्रयास किया। अफवाह फैली कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी। भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन को अपनी तुर्की नीति को बदलने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति बनी। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। गांधी जी ने इसे हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर
समझा और कांग्रेस ने सितंबर 1920 को कलकत्ता में सत्र के खिलाफ मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कुछ रणनीति तैयार की। जैसे आंदोलन के लोगों द्वारा खिलाफ सम्मान मदद, यानी कि जो पदवी मिली थी, जो सम्मान मिला था, उसको जो है वापस कर दिया। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालय, विधानसभाओं, स्कूल, कॉलेज, ब्रिटिश सामानों का जो है बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी बने सामानों को बढ़ावा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग किया जाए। सरकार के दमन के मामले में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूर्ण बल से शुरू हुआ। आंदोलन के अलग अलग धाराएं। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। सामाजिक समूह ने अपने विशिष्ट आकांक्षाओं के साथ आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन शहर के मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। छात्रों और शिक्षकों ने सरकार को नियंत्रित स्कूल छोड़ दिया, यानी कि छात्रों और शिक्षकों ने क्या किया कि स्कूल को छोड़ दिया और कॉलेजों का जो है बहिष्कार किया गया। जो कपड़े थे, यानी कि विदेशी कपड़े थे, उसको जो है जलाया गया और धीरे धीरे जो है स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया। स्कूल, सरकारी भवनों का त्याग किया गया। सरकारी वकीलों ने वकालत छोड़ दी और फिर धीरे धीरे जो है विद्रोह आगे बढ़ा। देहात में विद्रोह, शहरों में असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। अवध में किसानों के नेतृत्व में बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है जो मजदूर अनुबंध पर काम करते थे। किसान आंदोलन के अत्यधिक राजस्व शुरू करने, जमींदारों के विरुद्ध था। इस आंदोलन में लगान कम करने, बेगार खत्म करने, दमनकारी जमींदारों के बहिष्कार करने की मांग की गई। जगह जगह पर जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतें ने नाई धोबी बंद का आदेश दिया। इस प्रकार से यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा। तो बच्चों, इस प्रकार से वीडियो आपकी समाप्त हुई और अब अगले वीडियो में जो है इसी पाठ से फिर आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।